बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नया टॉपिक लेके। वैसे तो एक टॉपिक नहीं होता, हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं सोच के। तो वैसे मैं और डॉक्टर अफशा हमेशा यही आते हैं कि किसी एक बारे में बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन की बातें और आई थिंक मसाइल ही शायद इतने बढ़ गए हैं ऑन अ गुड नोट, नॉट कि मतलब मैं कोई किसी उसमें दुखी उसमें कह रही हूँ, लेकिन वाकई आजकल ज़िंदगी में मसाइल बहुत हैं। और कभी कभार मुझे लगता है कि मसाइल हमने खुद से दानिस्ता हमने इतने सारे क्रिएट कर दिए हैं कि जो बज़ाहिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरह आप देख लें कि ज़िंदगी में इतनी तरक्की हो गई है, सहूलियात बहुत बढ़ गई हैं, आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कभी जब अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन में मतलब मैं करती हूँ तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं बजाय आगे जाने के, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशन लाने में सबसे बड़ा जो एक बड़ा मेजर इशू है जो आपकी सेहत से ताल्लुक़ रखता है, जो आपकी सेहत है वो भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर आपकी सेहत बेहतर नहीं होती, जैसे हम कहते हैं जान है तो जहान है, तो फिर बाकी सारे मसले मसाइल ऑटोमेटिकली ख़राब होते हैं। अब वो रीज़न क्या है कि लेट्स से अगर आप फिज़िकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे आपको कोई बीमारी है, किसी भी तरह की वो बीमारी हो सकती है, और कभी ये होता है कि हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं वो हमें ये कहते हैं ओहो बस थोड़े दिन अंधेरे गया। तो होता है ना ऐसे कि हम लोग ज़रा सा कोई बीमार होते हैं, किसी को हम बता देते हैं और अगला बंदा फ़ौरन से हमें ये कह देता है कि भाई आपका तो ये मसला बिल्कुल नाकाबिले इलाज है। और उसी सारे मसाइल के अंदर जैसे बाकी आपके ज़हनी या आपके जिस्मानी मसाइल हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम आपसे डिस्कस करते हैं वो है बे औलादी। अब बे औलादी का मसला ये है कि पहले तो हमारी शादी के मसाइल होते हैं कि शादी कब होगी, क्यों होगी, किससे होगी, कैसे होगी। और जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद पहला सवाल आपको हर बंदा ये पूछता है कि औलाद क्यों नहीं हो रही, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्ची क्यों नहीं हो रही। ये तो पहले शादी थी, तो शादी के बाद बच्ची जो है वो आपके रिश्ते को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, बड़ा एक अच्छा वो आपका और आपके ख़वातीन को भी कहते हैं कि आपका एक स्टेटस बरकरार रह जाता है। अपनी जगह ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आई थिंक ज़रूरी नहीं कि शादी के साथ ही आपका बच्चा हो जाए। और अगर आपका बे औलादी ये नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी 2-4-6 महीने गुजर भी जाते हैं तो तब भी कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि आजकल एक्सपोजर बहुत है, सहूलियात बहुत हैं, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो उसमें हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो आपको डॉक्टर अफशा खान बताती हैं, जो कि माशाल्लाह से 28 साल से इनफर्टिलिटी की क्लिनिक चला रही हैं और बे औलाद जोड़ों का इलाज कर रही हैं कामयाबी के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा कि जो आपके मसाइल हैं, मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं, हम में से कितने लोग हैं जो जनरली जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं मियाँ बीवी के, कि हम किसी आम डॉक्टर को जाके बताते हैं कि भाई हमें ये मसला है या वो मसला है। ख़वातीन तो चलो गायनिकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, मर्द तो वो जाते भी नहीं हैं। तो डॉक्टर अफशा खान जो है 28 साल से क्लिनिक चला रही हैं, आपके प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर रही हैं। और उनसे बात करने से पहले और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं नंबर्स आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर अफशा खान के साथ आप अपना यानी मुलाकात करना चाहते हैं, आप उनके साथ मीटिंग रखना चाहते हैं और कोई भी आपका मसला मसाइल है वो आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो 2 नंबर्स हैं उनके। एक है 0333513948 और दूसरा नंबर है 0300513948। तो आप इन नंबर्स पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आप डॉक्टर अफशा खान से मुलाकात कर सकते हैं। और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन आप अब्रॉड भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से आते जाते रहते हैं, तो तब भी आप उनके साथ रहनुमाई ले सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं डॉक्टर अफशा खान की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, आप खुद इतनी प्यारी हैं। और आई थिंक प्यारे होने से ज़्यादा जो इंसान अंदर से खूबसूरत होता है उसको दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत लगती है। जी ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो डॉक्टर अफशा मुझे बताएं, जिससे मैंने बात पता नहीं शुरू करते करते एक मेरे ख्याल से पता नहीं मैं वाकई किसी और उसमें चली गई थी, लेकिन क्या ये वाकई बात सच है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती या इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जितना लोग हम उसको क्रिएट कर लेते हैं? तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए मेरे पास जब कपल आते हैं ना तो खाली उनका मसला नहीं होता, मसला पूरे घर का होता है। सही। लड़के की माँ को दादी बनने का शौक होता है, लड़की की माँ को नानी बनने का शौक होता है। और वो जो जितने तजर्बे वो अपनी ज़ात पे नहीं कर सकी दोनों ख़वातीन, वो बच्चे बेटे और बेटी पे करते हैं, बहू और दामाद पे, ठीक है।
तो और दूसरी बात ये कि बहुत सारे कपल्स के साथ खुद से कोई मसला नहीं होता, लेकिन साइडर्स जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं, आउटसाइडर बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। सही। तो बच्चे पैदा करना इंतहाई पर्सनल मैटर है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर एक हेल्प ज़रूर कर सकता है, बट सारे ही आपके वो बन जाए, क्या उसको कहते हैं, लीडर बन जाते हैं या आपके एडवाइजर। आई थिंक एडवाइजर इट्स अ गुड वर्ड कि एडवाइजर बन जाए तो वो फिर नफसियाती तौर पे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट एक बात करूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ जब अपने बेडरूम टाइम में होते हैं तो उनका एक पर्सनल होना चाहिए, और उन्हें चाहिए, उन्हें खुद भी चाहिए, उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि हमने घर की बातें बेडरूम में डिस्कस नहीं करनी। बिल्कुल सही। अपनी ज़ाती बातें, ज़ाती अपना जो उनका है प्रॉब्लम या कुछ, मतलब अच्छा गुड क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए, और मतलब अपने आप को पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए इंसान को। लेकिन प्रॉब्लम ये डॉक्टर अफशा कि हम तो मियाँ बीवी ही आपस में अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते। यही यहाँ पे ही बात करी ना, अपने प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करते। तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, अम्मा ने ये कह दिया, अच्छा तो आज मैं तुम्हें लेने गया था तो तुम्हारी अम्मी का ऐसा बिहेव था, मतलब लड़के की ये कंप्लेन्स होती हैं, ये वो। तो वो फिर ये सारी चीज़ें आपका जो क्वालिटी टाइम होता है उस सारी चीज़ों को पीछे ले जाता है। बिल्कुल ये माशरे को ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप वाली बात कि अब ज़्यादा सहूलतें हैं ना, अब सहूलत ज़्यादा होने के बावजूद भी हम नाकाम हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार है। बिकॉज ये रीज़न है कि हम लोग एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। पहले लोग इतना सोचते नहीं थे, इतना वरीड नहीं होते थे, तवक्कल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी लोगों की, और अल्लाह ताला पे बिलीव जो है ना वो बहुत सारे मसाइल से बचाता था। फिर सेकेंडली ये कि सर्चिंग पॉइंट बच्चियों का आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी गूगली बाजी बहुत काम कर रही है और बहुत ख़राब काम कर रही है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि अगर किसी भी डॉक्टर ने वहाँ पर अपना एक तजर्बा, एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है तो इट्स मीन कि उसके सामने कोई पेशेंट आया होगा, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आपकी फीलिंग, मेरी फीलिंग या किसी थर्ड पर्सन की फीलिंग डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे ही उससे। तो वो थोड़ा सा अपने आप को उन चीज़ों पे कंपेयर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो जो लोग इस तरह अपने क्वालिटी टाइम को ज़ाया करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको ये मशवरा दूंगी कि गुड रहें। और दूसरा, मैंने आजकल ये देखा है कि मियाँ इस साइड पे लेटा हुआ है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, बीवी, मतलब आपकी पर्सनल कोई वो एक्टिविटी नहीं है, पर्सनल कोई वो आपकी बात नहीं है जो आपस में आप करें। तो ये थोड़ा सा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। असल में अनफॉर्चुनेटली जो नई, आई थिंक जनजी शायद इस जनरेशन को कहते हैं, ये ऐसा हो गया है कि आप एक ही डाइनिंग टेबल पे या एक ही दस्तरखान पे बैठे हैं या एक ही लिविंग एरिया में बैठे हैं, और होता ये है कि हर किसी के पास अपना एक फ़ोन है और उसका ध्यान और उसकी अपनी तरफ ही एक दुनिया है, अपनी ही एक दुनिया है। तो कोरोना इस मामले में मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि कोरोना ब्रॉट पीपल टुगेदर। क्योंकि अब उस वक्त हर बंदा मजबूरन घर में था, अगर वो शोहर है तो वो भी घर में है, बाप है तो वो भी घर में है, तो फिर आपको एक इकट्ठा टाइम, और लोगों बाहर नहीं जा सकते तो एक्टिविटीज भी हुई। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब इसी पे लेकिन इस कोरोना के इस्तेमाल में, सॉरी टू से, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ है ना, ये भी आप नोट करें, ज़्यादा हुआ कुछ। हाँ, मोबाइल पे उस वक्त तो हम लोग हर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि किस तरह कोरोना वायरस से लोग बचें। आई थिंक उस वक्त ज़्यादा ये था। लेकिन अच्छा, ये हम बात जो भी कर रहे थे, ठीक है, कि एक तो शादी के बाद फ़ौरन एक प्रेशर होता है, स्पेशली पहले बच्चे का प्रेशर। तो आई थिंक आप एग्री करेंगी, क्योंकि आपका तो इतने सालों से इस तरह के बिल्कुल पहले बच्चे का बिल्कुल प्रेशर। अच्छा, ये जो शादी के फ़ौरन बाद 1 महीने के बाद ये सवाल होना शुरू हो जाता है, और किसी हद तक ये भी होता है कि अगर इफ़ शी इज़ नॉट प्रेगनेंट तो फिर इसमें कोई मसला क्यों नहीं हुई प्रेगनेंट। हाँ, और औरत ही में मसला है, औरत ही में मसला है। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा आप जैसे आम आप लोगों को मिलके बताती होंगी, तो ऑडियंस को भी आप ये बताएं कि इसमें ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि उसमें कोई एज फैक्टर है कि आप यंग एज में शादी हुई तो जल्दी कंसीव कर लिया, अगर आप कहीं क्लोज टू 30s हैं या
30s के बाद? देखें, ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। अब कुछ ख़वातीन अपनी डाइट का, फिजिकली एक्टिविटी का इतना ख्याल रखती हैं कि वो 40+ भी होती हैं और फ़ौरन कंसीव कर जाती हैं, और उनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो अवॉइड कर रही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी बेहतियाती से वो फ़ौरन कंसीव कर जाती हैं, बिकॉज यही कि उनके हार्मोन्स अच्छा फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अलमिया ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, शादी के नए शुरू में तो आप सारे टेस्ट करवाते हैं, और करवाना भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, एंड देन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे। देखिए, यहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होने के साथ साथ लोगों को ये भी है कि लोग पहले दिन ही डॉक्टर को 1 साल तक आप डॉक्टर को अवॉइड करें, ठीक है, और घरेलू टोटके मत करें, सेल्फ मेडिकेशन मत करें। जो मेरे पास कपल्स आते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर डिसेबल होते हैं। डिसेबल से मुराद ये कि यानी वो ठीक होते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन और इधर उधर की अम्मी ने बता दिया, चाची मामी ने बता दिया, इधर उधर गली मोहल्लों में अताई डॉक्टर्स के पास और AYZ के पास जाके वो अपने आप को ठीक चीज़ों को डैमेज कर लेती हैं विदाउट एनी डायग्नोज। अच्छा, ठीक है कि आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, लेट्स सी एक बच्ची की हेयरिंग स्किन हो रही है, या एक बच्ची फैट्स की तरफ जा रही है, 26 साल उम्र है, शादी को 1 साल हो गया, तो वो उसको ये टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसको मेडिसिन या कावे या कुश्ते या कुछ भी वट-एवर ऐसा कुछ देंगे जो उसको नेचुरली कंसीव करने में या हेल्प करे या उसके फैट रिड्यूस करने में। देखिए, आप ये चीज़ नोट करें कि आप जब अपने हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पता चलता है कि हमारा प्रोलैक्टिन लेवल कैसा है और हमारे फैट्स किस वजह से आ रहे हैं। सम टाइम औरतों में PCOS भी इश्यूज हो जाते हैं। मोटापा आना बेसिकली खुद एक वजह नहीं होता, मोटापे के पीछे कोई ना कोई काज चल रही होती है, आपकी यूट्रस, आपके थायराइड कोई ना कोई अनफंक्शंस वर्क कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायग्नोज नहीं होती, सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है, और वो ठीक बंदा या 10% ख़राब या 20% ख़राब 80% ख़राब हो जाता है। तो वो ख़राब चीज़ों को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो ही बात आ जाती है कि मेरा तो एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के रोशनी में मैं काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन कर लेती हूँ, लेकिन वही बच्चियाँ जब वही गली मोहल्लों में या आगे पीछे अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाती, तो फिर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती। लेकिन डॉक्टर अफशा, आपको ये नहीं लगता है कि जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लेट्स से, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता होता कि अच्छा है, क्योंकि कोई किसी के पास भी जाएगा तो यही सुन के जाएगा कि अच्छा है, और आप एक डॉक्टर के पास किसी प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं तो वहां से फर्क नहीं पड़ा, आपको लगता है कि नहीं ये जल्दी आराम नहीं आया तो दूसरा फिर तीसरा। लोगों का ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि लोग कहते हैं बस गोली अंदर से दर्द बाहर ऐसा नहीं होता, होना तो ऐसे ही चाहिए ना। नहीं, लेकिन देखिए, इट्स योर बॉडी, ये कोई रबड़ नहीं है। देखिए डॉक्टर अफशा, आप ना 3 तरह की मेडिसिन बनाएं, ठीक है ना। सवाल का जवाब देने से पहले, एक दवाई जो फौरन आपको ठीक कर दे, एक है जो तो जरा 2 दिन बाद ठीक करे, फिर तीसरी जो है कि जिसको नहीं कोई फर्क पड़ता दर्द से, उसको दर्द में ही मजा आ रहा है, ठीक है ना, उसको तीसरी वाली मिठाई, वो मिठाई नहीं बल्कि दवाई देते हैं आप। दवाई, मिठाइयाँ आज कल हम बहुत खा रहे हैं माशाल्लाह से, हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट मैं लाऊंगी मिठाई, अगर सैटरडे को हमारा प्रोग्राम आता है तो। बहुत बिजी डे होता है, निकलते वक्त मैं जल्दी जल्दी निकल रही होती हूँ, सम टाइम केक्स पड़े होते हैं, सम टाइम मिठाई होती है, पिज़्ज़ाज लोग लेके आते हैं, उनकी मोहब्बत है, जब खुशखबरी आती है माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है। तो वो ना मेरी कोशिश होती है मैं आऊँ, लेकिन मैं इतनी तेजी में निकलती नहीं, वो आप है। लेकिन यही जो डॉक्टर की बात हो रही है कि बल्कि डॉक्टर अफशा, हम इस बारे में ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है कि जो 2-3 डॉक्टर्स को हम चेंज करते हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अफशा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर अफशा के क्लिनिक का नंबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से इनका सेंटर है, जिसपे फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं, बेऔलाद जोड़े जो हैं वो अपना कामयाबी के साथ इलाज करते हैं। तो नंबर्स आप नोट कर लें, अगर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 03335139 और दूसरा नंबर है 03005139 इस पे कॉल करके आप उनके साथ मुलाकात या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर अफशा से पूछ रहे थे, डॉक्टर अफशा
यही कि जो हम एक क्लिनिक पे 2 दिन, फिर नहीं आराम आया तो अगले क्लिनिक पे, फिर तीसरे क्लिनिक पे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये डॉक्टर शॉपिंग्स बहुत ख़वातीन करती हैं, मेल्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेल्स एक विंडो शॉपिंग तो मैंने सुनी थी, डॉक्टर शॉपिंग मैंने आज पहली दफ़ा सुना है। डॉक्टर शॉपिंग, अगर आप मेरे हॉस्पिटल में बैठे तो वो फाइल्स की जो इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आती हैं ख़वातीन, तो वो जी हम इस डॉक्टर कितने दिन गए जी, 10 दिन गए। देखिए आपका प्रॉब्लम 10 दिन में हुआ भी नहीं है आपको, और 10 दिन में ठीक भी नहीं होना। सही, ठीक है, या महीने में ठीक भी नहीं होना, लेकिन फिर भी बिकॉज 6 से 8 हफ्ते की मेडिकेशंस हम जो पेशेंट्स को देते हैं उसमें जो है पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन कि आपका हार्मोन्स लेवल किधर है, आपका एकोविलेट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके लिए तो हमें 28 दिन 26 दिन वेट ही करना पड़ेगा ना। सही। जब हम 26 डेज का साइकिल जो आपका होता है उसके मुताबिक आपका वेट करते हैं, तो डेफिनेटली 1 ओवरीज का 1 मंथ का वेट किया, फिर सेकंड ओवरीज का सेकंड मंथ में वेट किया, तो 1 से 2 महीने हर पेशेंट्स को चाहिए होते हैं। लेकिन हम बेसब्रे भी तो बहुत है ना। हाँ, लेकिन लोगों का ये होता है कि हम वही मैंने जो बात की कि भी दवाई जाए और हमारा ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम। तो देखें, पेनफुल कंडीशन से अगर आप गुजर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको पेन किलर या स्टेरॉइड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, तो ये तो वो तो इमरजेंसी केसेस होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास केसेस आते हैं या मैं जिस थ्योरी के साथ काम कर रही हूँ वो ये कि आपके हार्मोन्स काम नहीं कर रहे होते, तो हमने उनको सेटल डाउन करना होता है। हमने आपको पीरियड लाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देनी, हमने वजह पकड़नी है कि पीरियड किस वजह से नहीं आ रहे। यहाँ तक तो पेशेंट को पता है जी मुझे जी 3 महीने से पीरियड नहीं आए, ठीक है। तो हाउ पॉसिबल कि आपको किस वजह, आपका हार्मोन सिस्टम ठीक है, आपका यूट्रस ठीक है, आपका ओवरीज में टीबी तो नहीं है, आपका एगोविलेट सही हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आपका पॉलिकल सिस्टल ओवरीज तो नहीं है। जब वो सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं तो फिर हम आगे क्या उस चीज़ की दवाई देते हैं। डॉक्टर अफशा, ऐसे है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जनरली किसी को भी होती है किसी भी एज में, तो आम जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं तो वो अगर यूट्रस के अपर पोर्शन में हैं तो फिर तो कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसको हवा नहीं बनाना चाहिए। ये पानी के छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो कि बीइंग द टाइम भी ख़त्म हो जाते हैं और मेडिसिन से भी और हेल्दी लाइफस्टाइल से भी। ये अगर कुछ फैट्स वाली ख़वातीन को, यानी जो हेल्दी ख़वातीन है उनको हो जाते हैं, तो जो मोटी ख़वातीन है वो 5 से 6 किलो वज़न भी अगर अपना कम करती हैं तो फाइब्राइड या पॉलिकल सिस्टल ओवरीज आपकी बेहतर हो जाती हैं और कंसीव करने में मदद मिलती है। फिर सेकेंडली ये कि आपकी डाइट में आपका खाना पीना कैसा है। आजकल जो खाना पीना है वो ब्रायलर है, ठीक है। तो शेवर मुर्गी से वो करें और सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे आप ज़्यादा आएँ, जो कि हम आते नहीं हैं, जो कि हम नहीं आते, शोरमे, पिज़्ज़े, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अक्सर ख़वातीन का जो है जंक फूड ख़त्म कर देती हूँ। आजकल बच्चियों में छोटी छोटी बच्चियाँ 16 साल की 15 साल की मेरे पास आती हैं, तो वो अपना इस प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि उनका जंक फूड लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसमें ये थोड़ा सा हमारे टॉपिक से आई थिंक फिर भी किसी हद तक रिलेटेड है कि डॉक्टर अफशा आपने भी बल्कि ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो नई नस्ल है या इवन जो 20-22 साल की लड़कियां या लड़के भी हैं, जी आजकल के बच्चे मीट नहीं खाते, मतलब गोश्त नहीं खाते हैं, मटन या मटन और बीफ की तरफ नहीं, चिकन की तरफ जाते हैं कि जी हमें स्मेल आती है या हमें फलाना हो गया। वो मतलब देखें, अब वो बचपन से ही वो चिप्स बना दी और नगेट्स बना दिए और ये चीज़ें ना आर्टिफिशियल वे बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये मतलब अब मेरी एज फेलो, अब मेरा बेटा 25-26 साल का है माशाल्लाह से, तो मतलब मेरी एज फेलो जो मेरी क्लास फेलो हैं या एज फेलो जो भी बहनें मेरी सुन रही हैं, तो इट्स माय मिस्टेक। देखें, हम अच्छी माई नहीं है कि हमने ऐसी जनरेशन बड़ी की है। सही। तो हम अगर सब्जियां खाते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर माय मदर। लेकिन हम हर वक्त तो नहीं ये चिकन हम खाते हैं, हम कभी जैसे अब देखें वीकली एक होता है, एक आदमी दाल बन गई, सब्जी बन गई, फिर गोश्त बन गया, टेस्ट डेवलप कर दिया ना। देखें, उनको शौक और आदत होगी ना, आदत होगी बेसिक, ठीक है। फिर होटलिंग सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया और वो पंजाबी में मैं कहती हूँ इनू
फूड पढ़ने नु तो आग ही लग जाए। सो ये जो PCOS हो रहे हैं डॉक्टर अफशा, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है बेसिकली? ये जो केसेस, ये जो आप कह रही हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसकी सबसे मेन वजह 70% या 60% आप अगर करें तो सबसे बड़ी वजह जो है इसकी आपका जंक फूड है। क्योंकि अब बहुत कॉमन हो गया, पहले तो किसी किसी को शायद ये होता था। हाँ, अब बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है और बच्चियों में भी प्रॉब्लम आ रही है। लड़कों में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका प्रीजेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है इंटरकोर्स करने से पहले, फिर उनका यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़कों को भी हो रहा है, लड़कियों को भी हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनके हार्मोन डिसबैलेंस, बाल आना चेहरे पे, फैट्स आना, और एक्टिव नहीं है, कंधों में, बाजुओं में, बॉडी में पेनफुल रहना। मतलब बच्चे आजकल के एक्टिव नहीं है बिकॉज के उनकी डाइट अच्छी नहीं है। देखिए, आपके खून में जो चीज़ गर्दिश करेगी वही आपके फेस पे आएगी, ऐसे ही है। ठीक है। तो सब सब्जियां जो हैं आपको तरोताज़ा रखती हैं। एक्चुअली तो फिजी ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया बेसिकली। हाँ, तो ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको आप कहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो किडनीज के लिए ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, PCOS और फाइब्रॉइड्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं। PCOS वाटर बैग्स होते हैं, पानी के बबल्स होते हैं, ये सॉल्वेबल हैं। अच्छा, फाइब्राइड्स गोश्त की एक गदूद उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, ये मतलब गोश्त का एक लोथड़ा कह सकते हैं, वो किसी रसोली कह सकते हैं उसको आप। तो वो आपकी ठीक होने में या ऑपरेट में आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ऑपरेट करवाना पड़ता है। और सम टाइम आपकी फाइब्रेट भी जो होती है वो बड़ी इस टेनी सी होती है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भी वो देखनी पड़ती हैं। तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं आपके, अगर आप ये कह रही हैं कि मतलब जैसे PCOS की आपने बात की, अगर फाइब्रॉइड्स हैं किसी को, ठीक है, तो वो कंसीव कर सकती हैं या मतलब कोई उसमें उनको पहले ट्रीट कराना पड़ेगा? फाइब्राइड, टेनी फाइब्राइड है तो फिर तो कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर फाइब्राइड यूटरस के अपर पोर्शन में है फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन यूटरस और ओवरीज के दरमियान है और एग ओव्यूलेशन होने में भी दबाव पैदा कर रही हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और फाइब्राइड का भी हल ऑपरेशन जो है वो लास्ट नहीं है, ऑपरेशन से पहले अगर आप ट्रीटमेंट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ट्रीटमेंट है उसका, लेकिन वही बात है कि लोग डायग्नोज नहीं करवाते ना। देखो, पीरियड डिस्टर्ब हुआ, पीरियड रुक गए अगर, तो उसके आने की मेडिसिन खानी शुरू कर दी, ठीक है, ठीक है। और अगर पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं किसी खातून को, यानी जी मुझे तो 10 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, तो पीरियड रोकने की मेडिसिन खानी शुरू कर दी। रीज़न नहीं पकड़ते कि पेशेंट को डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं और डॉक्टर भी मेडिसिन लिख देता है कि भी पीरियड रुक जाएंगे ये मेडिसिन आप खाएंगे, तो बात ये है कि पीरियड डेफिनेटली आपका हार्मोन सिस्टम चेंज हुआ है, आपका फाइब्राइड बड़ा हुआ होगा तो पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं ना, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो आपको उस हार्मोन को सेटल डाउन नहीं करते, पीरियड रोकने के लिए मेडिसिन दे देते, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। अच्छा डॉक्टर अफशा, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देखें आजकल जिस तरह जैसे नई नस्ल आ रही है, आजकल ब्यूटी एंड एवरीथिंग इज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, हाँ, क्या आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत हैं। अच्छा, हार्मोन्स चूँकि एक बड़ा मेन रोल अदा करते हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो, आपकी पूरी एक वेल बीइंग में वो किरदार अदा करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आजकल के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं या जो हम सेल्फ, जैसे अभी आपने बात की कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आइदर देयर ब्यूटी से रिलेटेड हैं या आपकी बालों से रिलेटेड हैं, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ये आपके हार्मोन्स को किसी न किसी हद तक डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि आगे फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से भी। ये जो ग्लोइंग ड्रिप्स आजकल आ रही हैं, ये जो बच्चियां लगा रही हैं, स्पेशली बच्चियां ही ज़्यादा कर रही हैं, तो ख़वातीन जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं वो कर रही हैं तो इट्स नॉट इशू, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी बच्चे प्लान करने हैं, जिन्होंने आप आने वाले वक्त में एक बेबी है और 2-3 मज़ीद प्लान करने हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में नहीं है। और सेकेंडली ये कि लैब हिस्ट्री देख के अपना
मतलब हार्मोनल टेस्ट देखकर, अपने लैब टेस्ट देखकर आपका लिवर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका किडनी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और किसी अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर के पास आप जाएं और उनसे लैब टेस्ट चेक करवाने के बाद उनसे पूछे कि इसके एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट हैं, और अगर हैं तब भी बताएं, नहीं है तब भी बताएं। और बीइंग द डॉक्टर को ये, मतलब डॉक्टर्स को भी मैं ये कहूँगी कि हमारे पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पेशेंट्स को बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको ये चीज़ खाने से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये मसला हल हो सकता है। देखिए, पेशेंट का दिल मुतमईन होएगा तो पेशेंट आप को मतलब आपके साथ चलेगा आगे, नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट पता तो होगा ना कि डॉक्टर साहब ने मुझे ये गाइड की है। तो मतलब अपने एक सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक हम मशवरा दे देंगे। मतलब मुझे चाहिए कि मैं अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ। बिल्कुल सही। उस चीज़ को फॉलो करना या ना करना वो उसका काम है। तो लेकिन जी, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बड़ी सिंसियरिटी के साथ चलना चाहिए। सॉरी टू से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि लोगों का मिशन या मोटो है वो सक्सेस हासिल करना नहीं है। उनका मोटो ये है कि शायद पैसे आ जाएं, ज़्यादा सा कुछ सिलसिला बन जाए। तो मैं समझती हूँ कि सक्सेस एंड नेम, गुड नेम बहुत ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि वक्ती तौर पे आप खुशहाल होते हैं। लेकिन इसमें वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो हमें इंस्टेंट रिलीफ और इंस्टेंट दवाई चाहिए होती है कि इंस्टेंट काम हो, एक तो उसकी वजह से भी हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं, उसको पूरा मौका नहीं देते। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लेट से आपके पास कोई ऐसा कपल आया कि जो कंसीव करना चाह रहे थे और उन्होंने कंसीव कर लिया, अब बेटा किया या बेटी कर ली, और उसके बाद दूसरी दफ़ा बच्चा नहीं हो रहा, तो वो फिर आगे कहेंगे डॉक्टर अफशां पहले तो आपका काम चल गया लेकिन अब आपकी दवाई असर नहीं कर रही है, तो ये आपका कसूर है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। नहीं, यहाँ पे अगर वो मेरे पास आते हैं सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम में भी जो एज होती है, ठीक है, अब पहली टाइम आप आए, आपकी एज 25 साल थी या 26 साल थी, फिर अब एक बेबी आपका 4 या 5 साल का हो गया, आप सेकंड आपने बेबी प्लान करना है, तो सेकंड बेबी में आपकी एज 32 साल है या 33 के आप हो गए, खातून होगी, तो डेफिनेटली आफ्टर 30 आपका हार्मोनल सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। आप शुगर के पेशेंट भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो सकते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी हो सकती है। तो देखिए, बिजनेस प्रॉब्लम्स मेल्स में देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादी के शुरू के दिनों में कुछ और बंदे की तबीयत होती है, थोड़े 5-6 साल गुजरते हैं और होती है, और 27 साल गुजर जाए तो फिर और ही हो जाती है। अल्लाह करे मेरे हस्बैंड ये प्रोग्राम देख रहे हों और मेरे हस्बैंड को ये मैं मैसेज दूंगी। वैसे तो मुझे बहुत डांट पड़ जाती है अक्सर कि वो आजकल बड़े चिड़चिड़े हुए हैं, तो सॉरी। नहीं, आई एम श्योर कि वो प्रोग्राम देखेंगे और आपके साथ नाराज भी नहीं होंगे। हम भी भाई को रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं कह रही ज्योति साहब तुसी बुढ़े हो गए। कहते हैं नहीं मैं बुढ़ा नहीं होया। मैंने कहा देखिए, आप जिस तरह गुस्सा करते हैं ना, मुझे लगता है तो मतलब एज अ पेशेंट भी मैं इन लोगों को देख रही होती हूँ। असल में ये जो छोटी-छोटी साथ नोक झोंक चलती रहनी चाहिए। आई थिंक मियां बीवी में तो जरूर चलती है। अच्छा, दूसरा फिर ये होता है कि वो आपकी बात को मैं भी सेकंड करूंगी कि एक तो हमारे जो मर्द हजरात हैं, ये नहीं कि मैं मर्दों को वो फेवर कर रही हूँ कुछ भी, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है कि मर्दों के ऊपर ही खानादारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और जब एक तो पहले वो एक नई बंदी को लेके आते हैं घर पे, तो उसको एडजस्ट कराना और बाकी लोगों के साथ एडजस्ट होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जब आपके बच्चे होते हैं, अब चूंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भी मुख्तलिफ होता है, तो कई दफा वाकई आपको अपना मी टाइम नहीं मिलता, हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिलता। सही। अब मेरा बेटा माशाल्लाह से 9 साल का हो जाएगा, वो कहता है मैंने इधर ही सोना है और इधर ही सोना है, आपके बीच में ही सोना है। तो बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों को भी टाइम चाहिए होता है, तो आई थिंक ये भी चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही उसी बात पे मैं आऊँगी कि जब दूसरा या तीसरा बच्चा कंसीव करने के लिए आते हैं, तो फिर क्या कहते हैं आपको? वही ना, सेकंड बेबी या थर्ड बेबी
को जब कंसीव कर रहे होते हैं तो उनका यही होता है कि भी पहले तो हमारी शादी के शुरू में फ़ौरन कंसीव हो गया था, ठीक है, और सेकंड बेबी भी 2-3 साल बाद फ़ौरन हो गया, तो डेफिनेटली अब आप 35 प्लस हो गए हो, आपका हार्मोन सिस्टम चेंज हो गया, तो वो कोई नहीं, कपल 45 डेज़ में इंशाल्लाह कंसीव कर जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, कोई इतना मसला नहीं होता जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे। लेकिन बहुत सारे कपल्स में ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी जब वो प्लान करते हैं अल्लाह ताला दे देता है शादी के फ़ौरन बाद, लेकिन सेकंड बेबी में वो बहुत 3-4 साल का नेचुरली गैप डालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो वो मेडिसिन जैसे वो खाते हैं एहतियात के लिए, तो वो चीज़ें आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। सबसे अच्छी एहतियात जो है वो मेल्स की है। अच्छा, मेल्स ज़्यादा केयर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला, हम काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन एक मेन चीज़ सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर अफशा से, क्योंकि कई दफ़ा कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन अक्सर लोग फिर कहते हैं कि नहीं उसका तो हो गया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा। उसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि जैसे डॉक्टर अफशा, कुछ लोगों को ट्यूब्स का ब्लॉकेज होती है, और होता ये ठीक है कि वो ट्यूब ब्लॉक भी होती है और उसके बावजूद वो कंसीव भी कर जाती हैं। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा बताइए कि ये फिर कैसे पॉसिबल है। देखिए, ट्यूब का टेस्ट होता है अक्सर हिस्टो टेस्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। हिस्टो टेस्ट होने के बाद अक्सर ये डायग्नोज होता है कि भी आपकी ट्यूब ब्लॉक है। सम टाइम ट्यूब ब्लॉक नहीं होती, डी शेप होती है। अच्छा, फैट्स की वजह से, लोअर बेली फैट्स जो खवातीन को होते हैं उनका ट्यूब का टेस्ट ठीक नहीं आता, डॉक्टर कह देता है जी आप कभी मां नहीं बन सकती, आपका तो ट्यूब भी ब्लॉक है, ठीक है। तो वो उन पेशेंट के लिए फिर अक्सर ये डिसाइड किया जाता है कि भी आप जो हैं आईवीएफ की तरफ जाएं, ठीक है। तो आईवीएफ की तरफ वो जाती हैं तो तब भी उनका सक्सेस नहीं जाता, बिकॉज तो आईवीएफ तो 30% या 20% सक्सेस रिजल्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि मेडिकेशंस के साथ जो सक्सेस रिजल्ट है वो 90% है, 80% है, 98% है, डिपेंड योर टेस्ट एंड योर एज एंड योर प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। अच्छा, तो जो कपल्स ऐसे हैं कि जिनका क्या हम बात कर रहे थे, सॉरी जी हम ये आईवीएफ की बात कर रहे थे, आईवीएफ की तरफ ट्यूब टेस्ट की बात कर रहे थे कि ट्यूब्स उनकी ब्लॉक आ रही होती है। तो लोअर बेली फैट जो जिन खातून का ज़्यादा होता है उनका हमेशा जो ट्यूब का टेस्ट है वो ठीक नहीं आता। सम टाइम एक ट्यूब ब्लॉक आती है, सम टाइम दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं। बेसिकली ब्लॉक होती नहीं है, अच्छा, बेसिकली वो डी शेप होती हैं, ठीक है। और वो अल्लाह ताला के करम से अल्लाह कोई वेट वगैरह अगर कम करती हैं या एग अच्छा बन जाता है और मतलब मीटिंग करती हैं तो उनका प्रेगनेंसी होने के चांस हो जाते हैं। अच्छा, ये आईवीएफ की आप बात कर रही थी, एक तो आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताइए, ठीक है, और दूसरा साथ में ये पूछना चाह रही थी कि अभी क्योंकि दवाई मेडिसिन की भी अक्सर आप बात करते हैं, मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर आप लोगों को ये बताएं कि एक आईवीएफ और दूसरा उसमें और आपके उसमें क्या फ़र्क है और कितने दिन का ये कोर्स होता है और जो मेडिसिन आप देती हैं। देखें, मेरा जो कोर्स है वो 45 डेज से लेकर 8 वीक तक होता है, यानी कि 6 वीक टू 8 वीक, ठीक है, जिसे आप 2 महीने कह सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरी जो कोशिश होती है वो अपने पेशेंट के साथ ये होती है कि भी मैं 2 हफ्ते 2 महीने तुहाडे कोलों मिठाई खानी मतलब मैं स्टेट फॉरवर्ड एक जोली सा माहौल रखती हूँ अपने हॉस्पिटल का। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि भी 2 महीने बाद अपने घर का एड्रेस बता दें, मिठाई लेकर या आप खुद आ जाना या मैं आपके घर आ जाऊँगी मिठाई खाने। तो ये एक थोड़ा पॉइंट है, लेकिन मेडिसिन से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। आईवीएफ से आपको बार बार अटेम्प्ट लेनी पड़ती है और सक्सेस, देखिए मैं किसी भी इलाज की बुराई नहीं करी, देखो बुराई वहाँ हो ना कि जब इलाज ठीक ना हो, ठीक हो गया, लेकिन आपकी बॉडी पे अगर आईवीएफ सूट करता है तो इट्स वेरी गुड, आपको आईयूआई सूट करता है तो इट्स वेरी गुड, आपको मेडिसिन सूट करती है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि अब उनके सामने जो पेशेंट बैठा हुआ है उसके लिए बेहतर क्या चीज़ें हैं,
सही सही। देखें आपने मेडिकल पढ़ा है ना, आपके सामने जो पेशेंट बैठा हुआ है वो आप पर रिलाय एंड डिपेंड कर रहे हैं, तो आपका वही बात है कि अच्छा मशवरा सदका जारिया और आप उसे अच्छा मशवरा दें। अच्छा अगर डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जैसे आईवीएफ में भी कई दफ़ा कह देते हैं कि एक दफ़ा अगर वो नाकामयाब हुआ तो फिर दोबारा नहीं होगा, या भी चांसेस आपके कम हैं, आपकी मेडिसिन में भी ऐसा कभी हुआ है? ठीक है कि मिसाल के तौर पे अगर एक दफ़ा नहीं हुआ किसी का, मतलब फर्स्ट हमारे उसमें हमारे केसेस में भी सम टाइम रिजल्ट नहीं आता। हरफ़े आखिर अल्लाह की ज़ात है और 100% भी अल्लाह की ज़ात है। मेरे बहुत सारे पेशेंट अपनी एज की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या मेडिकेशंस में मज़ीद डॉक्टर्स को ऐड करने की वजह से बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं भी होते, जिनका मतलब अगर मैं एवरेज निकालूं तो 92-93% पेशेंट माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ वेरी करते हैं कि उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जो 7% या 8% पेशेंट मेरे से नहीं ठीक होते। तो मैं अगर उनके केसेस स्टडी करती हूँ तो वो स्टडी करने के दौरान जब मुझे पता चलता है खातून की एज बहुत ज़्यादा थी या AMH लेवल उनका बिल्कुल 0 चला गया, उनके यूट्रस में अंडे बनने की कैपेसिटी ही बॉडी ने ख़त्म कर दी, तो फिर वहाँ पे हम अल्लाह की कुदरत के आगे बेबस हो जाते हैं। वहाँ पे फिर मैं अपने पेशेंट को पहले ही दिन मना कर देती हूँ। अच्छा ये जो आपका, क्योंकि पिछले दिनों में एक पैकेज भी चल रहा था और आप इस बात को वो कहती हैं कि भाई अगर जिनको मेल चाइल्ड चाहिए, जी ठीक है, यानी वो पॉसिबल है, ठीक है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये बड़ी दावे के साथ डॉक्टर अफशा कहती हैं कि भाई अगर आपको बेटा भी चाहिए तो बेटा भी आपको मिल सकता है। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगी, अगर आपको बेटा चाहिए तो मैं आपका लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के टेस्ट देखते हुए आपको हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आप अपना बेबी प्लान करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं हमारी 2 बेटियाँ या 2 बेटे हो जाएं और हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो मेरे पास जो कपल आते हैं उनके लिए मैं ये फेवर करती हूँ कि उनके हार्मोन्स देखते हुए उन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, स्पेशली हस्बैंड को मेडिसिन देती हूँ और फिर स्पेशल मीटिंग डेज देती हूँ, वो अवेल करते हैं। इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी एंड 45 डेज इन 45 डेज। लेकिन फिर भी ये बात मैं कहती हूँ कि मैं आपका लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन ये चीज़ वेरी करता है आपके हार्मोन्स के साथ जी, ठीक है। सम टाइम आपके वाई सेल्स वीक हो जाते हैं, आपके एक्स सेल्स वीक हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, एक्स सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको अल्लाह ताला बेटियां दे रहा होता है। बेशक कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकती और कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। बीइंग द मुस्लिम हमें बहुत सारी चीज़ों का वो करना पड़ता है और करना चाहिए भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मर्द के जो बिहेवियर हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते। वो ये कहते हैं कि खातून में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जबकि मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि बेटा या बेटी मर्द के इख्तियार में है। जी, जी। आप अपने पार्टनर को वाई सेल डोनेट करोगे, आप बेटा अडॉप्ट कर लोगे, आप एक्स सेल डोनेट करोगे, आप बेटी। ये तो खैर एक बड़ा अलमिया है यहाँ पे कि औलाद ना हो तो तब भी औरत का मसला, और अगर बेटियां हो रही हैं तो तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती, या पहले बेटी हुई या जो भी हुआ, ये वाकई बड़ा एक दुख की बात है। खैर ये आई थिंक जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल रही है। पहली चीज़ है कि औलाद होना ही बहुत बड़ी नेमत है। जिनकी नहीं है वो समझ सकते हैं कि आपके पास बेटा हो या बेटी हो, जिनकी औलाद नहीं वो कहते हैं यार कुछ भी दे दें। दूसरी चीज़ ये आती है कि एक औरत को ये गिला करना वो भी एक सही बात नहीं है। तो वो आप इस बारे में ज़रूर ये बताएं, ठीक है, मतलब हमारे लोगों को आप ये समझाएं कि ये मसला है या नहीं है। बहुत सारे कपल्स में ये प्रॉब्लम होता है कि वो मिसेस को दवाई खिलाना ज़्यादा प्रायोरिटी समझते हैं कि भी मिसेस मेडिसिन खा ले और मेल्स डॉक्टर के पास ना जाए। तो यहाँ पे मैं मेल्स को कहूँगी कि खुदारा मियाँ बीवी दोनों का सही होना अच्छी औलाद को पैदा करने की ज़मानत है। सेहतमंद औलाद। वैसे डॉक्टर अफशा हमारे यहाँ जब जनरली शादी से पहले, मतलब एक लड़की खैर खुद भी कॉन्शियस होती है, आई थिंक माएँ भी कॉन्शियस होती हैं कि भाई हमारी बच्ची फिजिकली बेहतर हो,
चलो एक वो गुड लुक्स या कोई गोरा होना वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन वैसे भी माएँ बड़ी लुक आफ्टर करती हैं कि हमारी बेटी जो है जिस्मानी तौर पे भी बेहतर हो, कि भाई कोई ऐसे फर्टिलिटी के या क्योंकि जो हाँ, शादी, लेकिन लड़कों के बारे में ये नहीं चीज होती। मैं वही उस पे खैर हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम खुद खवातीन हैं और हमें तो शुरू से प्रिपेयर किया जाता है ना कि भाई अगले घर में जाना है, अगले घर में दूध पियो, यस, अंडे खाओ, डाइट अच्छी करो, वहाँ कौन पूछेगा। और फिर अम्मियों का ये जो होता है जी, ये खा लो वो खा लो। मतलब मेरी अम्मी अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तो मैं खाना माशाल्लाह अच्छा ही खाते थे, डाइट ये वो, लेकिन ये है कि एक टाइम खा लिया फिर 2 टाइम स्किप कर दिए, फिर एक टाइम खा लिया। तो वो अम्मा हमेशा कहती थी, और स्पेशली मैं दूध से मेरी जान आज तक जाती है कि मैं दूध नहीं पीती, तो अम्मा कहती थी उत्थे तो किसी ने पूछना नहीं। ये जो माओ का वो है ना, प्यार है, प्यार है, लेकिन ये वाकई और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अच्छा, अभी आपकी बात कोई मैं सेकंड करूंगी, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे। मतलब यही होता है कि चले, पहले तो वो यही कहते थे कि भाई अगले घर में जाएंगे तो ना कटाएगी हमारी, ठीक है ना, कि भाई शी वोंट बी एबल टू डू, मतलब मेरी अम्मी तो हमेशा यही कहती थी, ठीक है, कि भाई अगले घर में जाओगी तो वो क्या कहेंगे। चले हम उतने अच्छे या इतनी 100% बीवियां तो नहीं है, लेकिन जो मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, अच्छी बीवियां ये ना को हम थोड़े से इंकिसारी में भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मियाँ भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, कहेंगे हाँ अगले प्रोग्राम में हम भी आएंगे, लेकिन नहीं, आई एम श्योर, ठीक है ना, कि मतलब बीइंग अ मदर और बीइंग अ वाइफ, आई थिंक हम वर्किंग होने के साथ, जो कि नॉर्मल लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये वर्किंग है तो इनको क्या आता होगा या ये क्या करती होंगी, नहीं सब कुछ आता है भाई, तो लेकिन खाना नहीं, हेल्थ से मैं वही बात कर रही हूँ कि अच्छा इवन आफ्टर मैरिज भी, क्योंकि आपने एक नई नस्ल चलानी है, क्योंकि घर के लुक आफ्टर तो आपने करनी है, बच्चों को भी आपने पालना है, तो फिर एक नई जिम्मेदारी आती है कि अब माँ हेल्दी होगी तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। तो डेफिनेटली अब हमारी माएँ जो हैं, मतलब हम लोग जो माएँ हैं जी, हम अपनी बेटियों की ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन यहाँ अलमिया ये है बेटों की केयर नहीं करते। बेटे बाहर होटलिंग कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, शोरमे खा रहे हैं। अब एक बच्चा है 23 साल का 25 साल का, डेफिनेटली उसने कल एक शोर बनना है, परसों उसने बाप बनना है, माशाल्लाह। तो बेटों का भी उतना ही ख्याल रखें जितना बेटियों का आप ख्याल रखते हैं। मैं केयरलेस लोगों को बहुत ज़्यादा देखती हूँ। मैं लड़कों को आजकल जो मेरे पास जनरेशन आ रही है, जो 30 साल का मर्द आ रहा है या 32 साल का मर्द आ रहा है, वो केयरलेस आ रहा है। यानी जी मैं तो बाहर रोटी खांदा, उसकी वजह ये है कि बीवी की भी थोड़ी तवज्जो नहीं है, सच्ची जो बात है। बल्कि बीवी कहती है आप खाए हो तो मेरे यहाँ से ले आए हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बॉदर करती हैं। इनफर्टाइल कपल जो मेरे पास आते हैं उनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। मैं सबसे पहले यही गाइड करती हूँ, ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो रहा है तो मैं यही मशवरा दूंगी उनको कि देखें आपकी जितना लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, और हेल्दी लाइफस्टाइल में ये नहीं होता कि आप सिर्फ गोश्त ही गोश्त खाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में होता है कि आप सैलड ऑफ बाउल आपका हो अच्छा सा, आप पहले वो खाएं, फिर आप रोटी खाएं, फिर आप जो सब्जियों की तरफ आएँ, आप अपने फ्रूट्स की तरफ आएँ, नट्स की तरफ आएँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम होटलिंग पे 10,000 20,000 लगा देते हैं, अगर वही हम ड्राई फ्रूट्स ले आएँ तो वो ये चीज़ है, बस वो कहते हैं सुस्ती कह सकते हैं आप। देखिए डॉक्टर अफशां की बात बिल्कुल सही है कि चलें होटलिंग करना भी अच्छी बात है, बाहर खाना खाना भी 1 मंथ 1 टाइम ना, इस तरह का कुछ होना चाहिए। देखें मैं बल्कि अक्सर कहती हूँ कि आजकल के यंग बच्चे ज़्यादा कमा रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी वो अपने घर नहीं बना सक रहे, जबकि हमारे वालिदैन ने अपने घर बना लिए। अच्छा, ये अब आपने एक ऐसी बात कर दी है कि इस पे आधा घंटा और बात हो गई। लेकिन ये आपने बड़े गलत टाइम पे बात की, इस बारे में बात करनी थी कि ये क्यों है। ये क्यों है कि वो देखें वो जो थे ना उनका सादा लाइफस्टाइल था, ऐसे ही सादी जिंदगी थी उनकी, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल सादा था। एक जोड़े में 2 जोड़ों में या 5-6 जोड़ों में उनका बेहतरीन साल गुजर जाता था। तो आज तो हम जब सेल्स लगती हैं हम खुद उसका शिकार हैं, कॉन्शियस लोग, और मतलब ब्रांड्स नहीं थे उस वक़्त, तो वो बचत करके गोल्ड एसिड्स बनाते थे। जी। तो हम लोग बचत नहीं करते, बचत करके हम घूमने फिरने निकल जाते हैं, चले वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए,
लेकिन फिर शॉपिंग और फिर वो होटलिंग सिस्टम हमें बहुत डैमेज करता है। अच्छा, आप वैसे अपना बजट निकालें, हाँ आप अपना बजट अलहदा करें तो आप देखें कि आपका होटलिंग लेवल जो है बहुत ज़्यादा लोगों का है। आई और थिंक जिन ये एरियाज़ में हम रहते हैं, जी पिंडी इस्लामाबाद में, होटलिंग पूरी पूरी फूड स्ट्रीट बन गई। कमर्शियल मार्केट ले लें अच्छा, पहले तो होता इस्लामाबाद। था कि वीकेंड्स पे भरती थी, अभी तो कभी हम हमारी कोशिश होती है कि हम जनरली वीकेंड्स पे ना जाएं, बिकॉज मुझे तो रश बिल्कुल पसंद रश नहीं है। पसंद नहीं है। और आप चाहते हो कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा आप बैठो, तो यकीन करें हर चीज़ भरी हुई है। लेकिन मैं वाकई आपकी बात से एग्री करूंगी, जो कभी हम सोचते भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि यार आप सोचते नहीं हो, लेकिन आपने बात बिल्कुल 100% जो है सही कही है कि शायद यही रीज़न है कि हम लोग ना ऑर्गेनाइज हैं, ना डिसिप्लिन है। ज़िंदगी इंजॉय करना हर किसी का हक है और हर किसी को करनी भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी शो ऑफ, श्योर, वो ये शो ऑफ ही मैं कहूंगी बिल्कुल। कि अननेसेसरी जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनका ब्रे बेजा उसका आप इस्तेमाल। सोशल मीडिया पे आगे पीछे कि भाई मैं उसको बताऊं मैंने फ़ोन ले लिया 4 लाख का, या मैंने ये गाड़ी ले ली, या मैंने शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो वाकई ये चीज़ें किसी न किसी हद तक आपको तकलीफ भी देती हैं। तकलीफ भी देती हैं और आपको डिप्रेशन में लेकर जा रही है ना। देखें, मुकाबलाबाजी शुरू होगी ना। एग्जैक्टली पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता था कि फलां जी के पास अगर एक गाड़ी है ये वो, लेकिन आज अगर किसी के पास गाड़ी देख ली जाए तो बंदा कहता है वो मेरे को नहीं, मुकाबलाबाजी एक वो जी शुरू जी होगी। तो ये थोड़ा सा अलमिया है हमारे माशरे का, यहाँ पे वार करना पड़ेगा, बड़ा लंबा खैर और हमारे संजीदा। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन इस बात से मैं ये भी आपको बता दूं कि ये भी वैसे होता है कि किसी का बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, और किसी बहन या भाई के नहीं हैं, तो वो भी उसमें भी मुकाबलेबाजी आती है कि देखो मेरे तो 2 बेटे हैं। बहुओं में भी बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि बड़ी नूंह दे जड़े हैं 2 पुत्र हैं, तो इसने नहीं है। ये भी एक लिहाज से आई थिंक एक डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। ये तो हर घर की कहानी है और मैं तो सारा दिन ऐसे ही लोगों को देखती हूँ। जी हमारे 2 बच्चों की शादी इकट्ठी हुई, मेरी बहन के बच्चे हो गए हैं, मेरे नहीं हुए। नंद भावज का वो एक सिलसिला। हम इस बारे में अपने अगले प्रोग्राम में इस बारे में वाकई बात करेंगे, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ जो है ना वो मेरे ख्याल से दिमागी इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दिमागी तौर पर प्रिपेयर नहीं होते तो आई थिंक दवाई भी काम नहीं करती है आपके ऊपर। लेकिन हम इंशाल्लाह इस बारे में ज़रूर इस बात को डिस्कस करेंगे डॉक्टर अफशा के साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से और डॉक्टर अफशा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।